हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टीवीएस मैथ। देखिए, हम लोगों ने बायो के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बायो का चौथा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आज हम डिटेल में समझेंगे कि डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है, और इससे लिंक करते हुए कोरोना वायरस को समझते हुए फिर लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये है सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या होता है राइबोसोम, लाइसोसोम, और इसके अतिरिक्त होता है प्लास्टिड, भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, और न्यूक्लियस। और ये जो द्रव भरा होता है इस कोशिका के अंदर, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसको पूरे को कहा जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लास्टिड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते रहते हैं बार बार, ताकि ये चीज़ें भूले नहीं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो इनको आप बार बार लिखे, बार बार रिवाइज करिए, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? तो ये भोजन का निर्माण करता है। ये केवल पौधों में पाया जाता है, पेड़ों में, हमारे अंदर नहीं होता है प्लास्टिड। और इसके बाद दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? तो ये भोजन को स्टोर करके रखता है। और जो होता है क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, तो यह कलर का निर्धारण करता है कि कौन सा फल किस कलर का होगा। तो कलर का निर्धारण कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। स्टोर कौन करता है भोजन को? तो ये करता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो है ये भोजन का निर्माण करता है, और यह मतलब पेड़ों के हरे भागों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस को अलग से निकाल के डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक बना है जनरेशन से। जेनेटिक शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ? जनरेशन से। जनरेशन माने होता है पीढ़ी। तो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब दरअसल देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी फल है, तो जैसे कोई फल है, मान लीजिए कोई बैगन है। यहाँ पर बैगन का फिगर तो मुझसे नहीं बनता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन देखिए मैं प्रयास करता हूँ। जैसे ये बैगन है मान लीजिए, और एक कोई यहाँ पर मान लेते हैं लौकी, ऐसे ही बनाई जाती है ना। तो देखिए, अब दरअसल होता क्या है कि देखिए, जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ये बैगन है, तो बैगन में अब बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, और हर कोशिका में न्यूक्लियस होगा, और हर एक न्यूक्लियस में कई सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगे। जैसे हम ही लोग हैं, तो हमारे अंदर, हमारे एक न्यूक्लियस में कई सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगे। दांत का अलग होगा कि दांत बनाना है, मुंह का अलग होगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगे। तो जैसे मान लीजिए ये बैगन है, अब हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में। जैसे बैगन अब देखते हैं कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ये लौकी का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा इसको बड़ा करने वाला, तो इसका वो वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के, इसका जो बड़ा करने वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे, बैगन वाले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। इसको यहाँ से निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसको जो बैगन वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए तो बैगन चौड़ा होता है या इसमें और दूसरा गुण होता है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस मतलब ये इसको यहाँ रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो मतलब, और जैसे कद्दू है कोई, तो उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर इसमें डाल देंगे तो ये बहुत सारा चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आज हम लोग जीन परिवर्तन करने लगे हैं। जैसे जीन, यही होता है जीन परिवर्तन। जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब मान लीजिए, जैसे देखिए
जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर सींग नहीं है, अब किसी जानवर का जो है, जो सींग वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मेरे न्यूक्लियस में डाल दिया जाए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में, तो मेरे भी सींग जमाएंगे। तो इसका बहुत सारा दुरुपयोग हुआ है। हालांकि सरकार ने इसमें बैन लगा दिया है कि आप किसी मानव या किसी जानवर के ऊपर ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया न्यूक्लियस मान लीजिए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस तरह जोड़े के रूप में पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये जोड़ा के रूप में होते हैं, तो ये इनकी संख्या कितनी होती है? ये 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर। और इनकी अलग अलग संख्या जोड़ी जाए तो 46 होते हैं। लेकिन ये पेयर के रूप में, हमारे शरीर के अधिकतर अंग पेयर के रूप में, जैसे देखिए 2 हाथ, 2 पैर, 2 नथुने, है ना। तो मतलब ज़्यादातर अंग हमारे पेयर के रूप में ही होते हैं। तो इसमें जो है 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम। अब मान लीजिए देखिए एक क्रोमोसोम को हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए दिखाई दे रहा कि और साफ करूं? जैसे ये है क्रोमोसोम, तो यह जोड़ा के रूप में होता है। अब देखिए जब हम क्रोमोसोम को थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो इसके आगे कुछ ऐसा हो जाता है। देखिए इसको कहा जाता है डीएनए। आपने खूब पढ़ा होगा डीएनए, मतलब क्रोमोसोम को और जूम करके देखा और फिर और इसके आगे बढ़े तो इसके आगे ऐसे 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 ऐसे, तो ये जो बन जाते हैं इनको कहा जाता है जीन। ये डबल हेलिक्स होता है हमारे जीन में। तो देखिए मैं डिटेल से बताता हूँ इसको क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ न्यूक्लियस में, पहले आप कल्पना करिए कि हमारी एक कोशिका कितनी छोटी होती है। बहुत छोटी कोशिका होती है। हमारे शरीर में अनंत कोशिकाएं होती हैं, हम गिन नहीं सकते उनको। और फिर उस कोशिका के अंदर मैंने कितनी सारी चीज़ें पढ़ा दी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो और फिर देखिए एक न्यूक्लियस के अंदर ये भाई साहब 23 जोड़ी हैं। तो आप कल्पना करिए कि देखिए प्रकृति ने हमारा निर्माण कैसे किया है। अब इसको मतलब एक क्रोमोसोम को थोड़ा सा और जूम करके देखा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे इसको जूम करके देखा हम लोगों ने तो ये होता है डीएनए। और फिर डीएनए को जूम करके देखा, डीएनए को थोड़ा सा आगे जूम करके देखा तो फिर इसको कहते हैं जीन। इसको कहा जाता है जीन। और फिर जीन को भी अगर हम जूम करके देखेंगे तो अगर जीन को जूम करके देखेंगे तो इनको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो ये इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखिए अब ये एक जीन के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक जीन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 ऐसे 10। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड को अगर जूम करेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज़ें बनती हैं। देखिए इसको याद रखिए, एडेनिन, ए से एडेनिन, और ये थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए अब भैया ये कैसे बने हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो देखिए अब मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब अलग अलग होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जैसे ये हुआ एक न्यूक्लियोटाइड, ये हुआ एक न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसको हमने कह दिया एडेनिन, इसको कह दिया थाइमिन, इसको कह दिया ग्वानिन, इसको कह दिया साइटोसिन। तो अब आप कल्पना करिए
सबसे पहले हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में कितने जोड़ी क्रोमोसोम हुए, तो न्यूक्लियस में 23 जोड़ी क्रोमोसोम हुए। अब हमने एक पेयर क्रोमोसोम निकाल कर क्या किया कि उसको और जूम किया, उसको डिटेल में जारी मतलब ध्यान से देखा कि इसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर क्या निकला, तो उसके अंदर निकला डीएनए, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। फिर उसको और थोड़ा सा तोड़ा सिंपल फॉर्म में डीएनए को, तो फिर निकला जीन। और फिर जीन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो जीन बना है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। और फिर न्यूक्लियोटाइड किन से मिलकर बना है, तो न्यूक्लियोटाइड 4 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज़ें हो गई वो, तो वो हो गई एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो इस तरह से आप अब देखिए जो हमारे अंदर जो जीन परिवर्तन किया जाता है, मतलब जैसे मुझे जो ज़्यादा आधुनिक बनाना है, जैसे मेरे अंदर सींग जमवाना है, तो क्या किया जाएगा, उसको जीन परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ ये जो है ये भाई साहब जीन, तो इसमें जो है मतलब इसके कुछ न्यूक्लियोटाइड निकाल के जो जानवरों को सींग वाला जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा उसको यहाँ लगा दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरा परिवर्तन हो जाएगा। और जैसे हमारे कोई एक्स्ट्रा अंग जानवरों के नहीं है, तो हमारा वाला निकाल के उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब पूछेगा कि देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बदलने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। अब 4 विकल्प दे देगा, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन या न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए भाई न्यूक्लियोटाइड ये बहुत ही छोटा हो जाता है ना, तो उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा, जीन। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब सैनिटाइज़र क्या करता है, तो सैनिटाइज़र जो होता है वह जो इसका स्पाइक प्रोटीन होता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन इसके ऊपर लगा रहता है, इसको साले को गिरा देता है, तो ये बिल्कुल खटमुंड हो जाता है, फिर इसका कोई काम नहीं होता, ये कुछ नहीं कर पाता हमारे बॉडी। तो क्या हम सैनिटाइज़र पी लें इसको ठीक करने के लिए? अगर सैनिटाइज़र हम लोग पिएंगे तो हमारे अंदर की कोशिकाएँ मर जाएंगी और मतलब बुरी तबाही हो जाएगी। इसीलिए निर्देश दिया जाता है कि आप सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। अब देखिए कुछ फैक्ट बचे हैं वन लाइनर में, तो उनको आप लिख लीजिए जो पूछे जाते हैं बार बार। तो देखिए पूछेगा कि जीन की खोज किसने की थी, जीन की खोज की थी जोहान्सबर्ग ने। जोहान्सबर्ग ने। अब दरअसल होता क्या है कि डीएनए और आरएनए में कोई खास फर्क नहीं होता है। देखिए डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स की होती है। डीएनए की संरचना ऐसे 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 डबल हेलिक्स की होती है, ऐसे। और जो आरएनए होता है वह सिंगल हेलिक्स होता है। तो ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये सिंगल हेलिक्स में होता है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। तो जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा माइंड बहुत तेज़ चलता है और किसी मंद बुद्धि बालक ना कोई पैदा हो जाए, अब मान लीजिए उसका जीन परिवर्तन करना है, तो मेरा जो माइंड वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक कोड होगा, उसको निकाल कर उसमें डाल दिया जाएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। तो दरअसल होता क्या है कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वह होता है डीएनए में। और जैसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ये जो बहुत छोटे छोटे से जीवाणु होते हैं, कीटाणु, फंगस, तो इनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो इनका होता है आरएनए में। आरएनए सिंगल हेलिक्स में होता है और डीएनए डबल हेलिक्स में होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पूछता है वो। देखिए जैसे ये हुआ, हम लोगों ने पढ़ा है एडेनिन, थायमिन, और क्या पढ़ा इसके बाद, ग्वानिन, साइटोसिन। अब अगर हमको इससे आरएनए बनाना है, आरएनए, तो इसको थायमीन को हटाकर यहाँ यूरेसिन कर देंगे। क्या कर देंगे, यूरेसिन। आप पूरा नाम लिखेंगे, या मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा नाम लिखें तो नहीं भूल जाएंगे। तो यहाँ यूरेसिन रख देते हैं थायमीन की जगह में, तो इसका आरएनए में परिवर्तन हो गया। बात एक ही है ना। जैसे मान लीजिए इसको सिंगल बनाना है, इसको सिंगल बनाना है, मतलब डीएनए को आरएनए में चेंज करना है, तो इसका एक परत निकाल लीजिए आप, हो गया आरएनए। अगर इसको डबल बनाना है तो इसको और सिकोड़ दीजिए, मोड़ दीजिए, तो डीएनए का आरएनए में भी परिवर्तन किया जा सकता है और आरएनए का डीएनए में भी परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब कोरोना वायरस जैसे है मान लीजिए, तो देखिए कोरोना वायरस का जो है
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसका कहाँ पर होगा, तो आरएनए में होगा। चूँकि मैंने भी बताया है कि जो भी वायरस होते हैं तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए में होता है। अब देखिए यह कैसे काम करता है। तो जो कोरोना वायरस होता है, फिगर हम थोड़ा सा बना लेते हैं कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस में क्या होता है, यहाँ ऐसे ऐसे इसके सींग निकले होते हैं, ऐसे ऐसे, ये अब इसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। और यही साला सबसे ख़तरनाक होता है, स्पाइक प्रोटीन। और यहाँ जो होता है यह आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होता है, आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए हमारी बॉडी में ये कैसे जाता है और कैसे, तो देखिए हमारी जो बॉडी होती है, तो जैसे मान लीजिए हमारी कोशिका है, तो कोशिका के अंदर विटामिन, प्रोटीन, यही सारी चीज़ें जाती हैं। वह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, तो इसको नहीं जाने देगी, इसको नहीं घुसने देगी वहाँ से। तो अब ये क्या करता है, तो देखिए जो हमारा फेफड़ा होता है, तो फेफड़े में देखिए जो मतलब फेफड़ा कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, और फेफड़ा में हमारे रिसेप्टर पाया जाता है। तो रिसेप्टर क्या करता है कि रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब इस स्पाइक प्रोटीन को भी आ जाने देता है। अब ये क्या करता है, तो देखिए जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, उसको धड़ाधड़ कौन निकालता है, उसको राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं फोटोकॉपी की मशीन। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री मैंने बताया था कि कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है, उसमें प्रोटीन डाला, उसकी फोटोकॉपी उसको कर देना, तो ये प्रोटीन का निर्माण निरंतर करता रहता है। अब ये साला क्या करता है कोरोना वायरस, ये जाके उसमें आरएनए डाल देता है प्रोटीन की जगह में, चुपचाप चिपक जाता है उससे जाके रिसेप्टर्स से, और ये अंदर चला जाता है। और वहाँ क्या करता है कि राइबोसोम जो है, तो वहाँ चुपचाप ये जाके आरएनए डाल देता है, आरएनए मटेरियल। अब वो प्रोटीन की जगह किसका निर्माण करने लगा, कोरोना वायरस का। तो जब बहुत सारे कोरोना वायरस हो गए, तो फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, फिर इनकी मारधार शुरू होती है आपस में। तो जो न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेन का कंट्रोलर, मैंने कहा था कि ब्रेन का कंट्रोलर कहा जाता है, वो लीड करता है। तो न्यूक्लियस कहता है इससे, जो हमारे शरीर से जो एंटीबॉडी उत्पन्न हुई है, तो उससे कहता है कि इसको मत मारो, ये आरएनए है जो, इसको मत मारो। तो ये कहता है कि क्या करूं फिर, तो वो कहता है कि जो ये रिसेप्टर है, मतलब जो फेफड़े में रिसेप्टर है, तो उसको निपटा दूं, ये कहता है एंटीबॉडी। तो ये कहता है कि उसको ना निपटाओ, नहीं जो गोली दवाई हम लोग खाएंगे तो वो फिर उसको भी नहीं जाने देगा, तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर कहता है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ से बहुत सारी एंटीबॉडी क्रिएट होती है, और फिर इसकी ये जो स्पाइक प्रोटीन होती है, इसमें चारों तरफ जाके बैठ जाती है इसमें। अब ये साला अंदर आ ही नहीं पाता है, और अगर ये अंदर नहीं आ पाता है तो फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो वैक्सीन का काम यही होता है कि बहुत सारी एंटीबॉडी उत्पन्न कर देती है हमारे शरीर के अंदर, और ये जो कोरोना वायरस है तो वो अंदर ही नहीं जाने पाता है, और उसका वहीं खात्मा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और देखिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट भी करिए, और जो भी डाउट हो आपको तो निसंकोच पूछिए। धन्यवाद।